डियर चिल्ड्रेन, वेलकम टू माई आर.बी. जायसवाल यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 6 के सीखे गणित के इकाई 4 सांख्यिकी के अभ्यास 4A के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, और जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो आइए अब हम चलते हैं अभ्यास 4A के इकाई 4 के सांख्यिकी विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, सांख्यिकी में आपको आंकड़ों का व्यवस्थित करना सिखाया जाएगा। वो कई तरीके से व्यवस्थित करना है, हम सीधे अभ्यास पर लेकर चलते हैं और वहाँ आपको व्यवस्थित करना भी बताएंगे और उसके बारे में भी बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोई आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं और उनके उम्र कितने कितने हैं, तो एक किनारे से अगर आप लिख देते हैं तो इस तरह से बहुत सारे स्पष्ट नहीं होता है कि कितने बच्चे कितने साल के हैं, कितने बच्चे कितने साल के हैं, कितने बच्चे कितने साल के हैं। लेकिन अगर वहीं आंकड़ों को हम जब अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में या उनके गुणों के आधार पे जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, अलग अलग बंटवारा कर लेते हैं, वर्गीकृत कर लेते हैं कि कक्षा 4 में इतने हैं, कक्षा 5 में इतने बच्चे हैं, कक्षा 6 में इतने बच्चे हैं, कक्षा 4 में इतने बालक हैं, इतने बालिका हैं, कक्षा 5 में इतने बालक हैं, इतने बालिका हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आंकड़े जब व्यवस्थित हो जाते हैं तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमें अपने आप आंकड़े देख कर ही मिल जाते हैं। तो यहाँ आपको अवर्गीकृत अव्यवस्थित आंकड़े जो होते हैं उन्हीं को हम अवर्गीकृत आंकड़े भी कहते हैं। तो अवर्गीकृत या अव्यवस्थित आंकड़े को व्यवस्थित करना, वर्गीकृत करना हम सिखाएंगे। अब देखिए, आंकड़ों को वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। एक तो उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है, दूसरा कि उनके गुणों के आधार पर हम उनका वर्गीकरण करते हैं। तो आइए अब हम इनको आरोही और अवरोही क्रम, जिनको कि कक्षा अभ्यास 4A में दिया गया है, हम चलते हैं और अभ्यास 4A शुरू करते हैं। यहाँ आप आरोही और अवरोही क्रम अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अभ्यास 4A पे। देखिए, अभ्यास 4A का ये पहला सवाल हमने लिख रखा है। पहला सवाल ये दिया गया है कि किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई। अब देखिए, 10 परिवार हैं, किसी मोहल्ले में 10 परिवार हैं, उनमें सदस्यों की संख्या ज्ञात की गई। तो पता चला पहले परिवार में 6 सदस्य हैं, दूसरे परिवार में 8 सदस्य हैं, तीसरे परिवार में 3 सदस्य हैं, चौथे परिवार में 2 सदस्य हैं, पांचवें परिवार में 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, 9 सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, 3 सदस्य और 6 सदस्य हैं। अब देखिए, ये अवर्गीकृत आंकड़े हो गए। क्या हो गए? अवर्गीकृत आंकड़े हो गए, अव्यवस्थित आंकड़े हो गए। अब इन्हीं को हमें व्यवस्थित करना है। अगर मान लीजिए इसमें से अभी पूछ लिया जाए कि बताइए कि क्या नाम से 5 सदस्य कम कितने परिवारों में हैं, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। अगर ये बता दिया जाए कि 8 परिवार से 8 सदस्य, कितने परिवारों में 8 सदस्य ज़्यादा लोग हैं, तो शायद अभी कठिन हो जाएगा इसको देखकर बताने में। तो इन्हीं आंकड़ों को जब हम अव्यवस्थित कर लेते हैं, अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमको आसान हो जाती है। देखिए कैसे। अब इसमें ये कहते हैं कि आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, हमने 2 क्रम की बात की, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब ये होता है कि आप छोटे से बड़े की तरफ यानी बढ़ते हुए क्रम में जाएं। अवरोही क्रम का मतलब होता है, अवरोही मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, यानी हम घटते हुए क्रम में आए। तो यहाँ देखिए, इसमें कहा गया है कि हमें आरोही क्रम में लिखना है। मतलब कि आरोही क्रम मतलब कि हम छोटे से शुरू करेंगे और बड़े की तरफ जाएंगे। यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उसकी बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, और अंत में सबसे बड़ी संख्या हम लिखेंगे। तो ये तो हुआ आपका आरोही क्रम। और अवरोही क्रम जस्ट इसका उल्टा, उसमें हम सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी, और अंत में सबसे
छोटी संख्या लिखते हैं। तो चूंकि इस प्रश्न में आरोही क्रम की बात की गई है कि आरोही क्रम में हमें इस चार्ट को, इस आंकड़ों को व्यवस्थित करना है, तो आरोही क्रम में देखिए हम कैसे लिखेंगे। देखिए आरोही क्रम में लिखने के लिए अगर ये आंकड़े छोटे दिए गए हैं तो छोटे आंकड़े हैं तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर वैसे भी देख सकते हैं। अगर पूरे में देखें तो सबसे छोटी संख्या मिल जाती है आपको 2, तो हमने 2 लिख लिया। उसके बाद देखिए उससे बड़ी संख्या हमको मिल जाती है 3, तो हमने 3 लिख लिया। उसके बाद देखते हैं कि अब उससे बड़ी संख्या 3 एक बार और है, तो 3 एक बार और लिख लिया। उसके बाद देखिए 4 है, 4 तो 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, 6 लिख लिया। इस प्रकार से आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर बिना ये चार्ट बनाए आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये आंकड़ा मान लीजिए कि यहाँ 10 ही यहाँ 50 परिवारों की दी गई होती है या 100 परिवारों की दी गई होती, तब थोड़ा सा टफ हो जाता। तब ऐसी स्थिति के लिए हम क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति के लिए क्या करेंगे, 2 चीजें उसमें खोजेंगे। सबसे पहली खोजी किया है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी इन आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या क्या है और सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब देखिए हम इसी में उदाहरण लेते हैं कि अगर सबसे छोटी संख्या हम इस आंकड़े में देखते हैं तो हमको मिलता है 2, यानी सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। उसके बाद फिर देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या इस आंकड़ों में क्या है, तो हम पाते हैं कि 9। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। इसका मतलब कि 2 से लेके 9 तक के संख्याएं इसमें दी गई हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए बहुत बड़ा आंकड़ा दिया गया होता तो उसमें भी हम सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या हम निकाल लेते। उसके बाद सबसे छोटी संख्या से शुरू करते और बड़ी संख्या तक गिनती अपने आप लिख लेते। 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने लिख लिया। आप भी लिख लेंगे। अगर बड़ी संख्या दी गई है तो हाँ सबसे छोटी संख्या से शुरू की, सबसे बड़ी संख्या तक हमने लिख लिया। अब एक एक अंक को हम काटते चलते हैं। देखो सबसे पहले हमने 6 को काटा। किसको काटा, 6 को काटा। चलिए हम यहाँ लिख के आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ 6 को काटा। पेन कहाँ, देखिए हमने सबसे पहले 6 को काटा। अब 6 को काटा तो 6 के सामने एक लाइन खींच दिया। उसके बाद देखिए 8 को काटा। 8 को काटा तो 8 के सामने एक लाइन खींच दिया। उसके बाद देखिए 3 को काटा। 3 को काटा तो 3 के सामने एक लाइन खींच दिया। उसके बाद देखिए 2 को काटा। 2 को काटा, 2 के सामने एक लाइन खींच दिया। उसके बाद देखिए 4 को काटा। 4 के सामने एक लाइन खींच दिया। उसके बाद देखिए 5 को काटा और 5 के सामने एक लाइन खींच दिया। उसके बाद देखिए 9 को काटा। 9 के सामने भी एक लाइन खींच दिया। उसके बाद देखिए 7 को काटा और 7 के सामने भी एक लाइन खींच दिया। उसके बाद देखिए 3 को काटा। अब 3 को काटा तो 3 के पहले देखिए एक लाइन ऑलरेडी खींची है, इसका मतलब एक लाइन और हम खींच दी। इसके बाद देखिए 6 को काटा और 6 के सामने एक लाइन खींची है, इसका मतलब एक बार आ चुका है, तो हम यहाँ एक लाइन और खींच लेंगे। अब देखिए अब इन संख्याओं को उसी क्रम में हम लिखेंगे। मतलब इसका मतलब यह हो गया, आरोही क्रम में जब लिखेंगे कि सबसे छोटी संख्या 2 सिर्फ एक बार आई है तो 2 हो गया। उसके बाद देखिए 3 2 बार आया है तो हम 3 को 2 बार लिखेंगे। उसके बाद देखिए 4 एक बार आया है तो 4 को एक बार लिखेंगे। 5 एक बार आया है तो 5 को एक बार लिखेंगे। 6 2 बार आया है तो 6 को हमने 2 बार लिखा। और 7 एक बार आया है तो 7 एक बार लिखा। 8 एक बार आया है तो 8 एक बार लिखा। और 9 एक बार आया है तो 9 को एक बार लिखा। तो इस प्रकार से हम आंकड़ों को आरोही या अवरोही दोनों क्रम में लिखने के लिए यही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो ये हम देखिए आरोही क्रम में लिख दिया और यही आपका उत्तर हो गया। देखिए ये सवाल नंबर 2 कहते हैं इसमें भी आरोही क्रम में ही लिखना है। ये देखिए दिया गया है निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में रखिए। ये देखिए आपके अव्यवस्थित आंकड़े दिए गए हैं तो अव्यवस्थित आंकड़ों को इन्हीं को हम आरोही क्रम में लिखना है। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है, आप देख लीजिए कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। तो हम पाते हैं कि सबसे छोटी संख्या आपकी 2 है। और देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हम पाते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 44 है। तो हम यहाँ 2 से लेके और 44 तक की गिनती लिख लेते हैं। अब एक एक संख्या को हम काटते जाते हैं। देखिए 4 को काटा और 4 के सामने एक डंडा खींचा। 6 को काटा, 6 के सामने एक डंडा खींचा। 8 को काटा, 8 के सामने एक डंडा खींचा। 2 को काटा, 2 के सामने एक डंडा खींचा। 12 को काटा, 12 के सामने हमने एक डंडा खींचा। और 22 को काटा, 22 के सामने एक डंडा खींचा, एक डंडा खींचा। 29 को काटा, 29 के सामने एक डंडा खींचा। 23 को काटा, 23 के सामने देखिए एक डंडा खींचा। 25 को काटा, 25 के सामने एक डंडा खींचा। 24 को काटा, 24 के सामने एक डंडा खींचा। 32 को काटा,
32 के सामने देखिए एक डंडा खींचा, 37 को काटा, 37 के सामने एक डंडा खींचा, 42 को काटा, 42 को सामने एक डंडा खींचा, 44 को काटा, 44 के सामने एक डंडा खींचा, और 9 को काटा और 9 के सामने एक डंडा खींचा। अब जो जो संख्याएं मिली उन संख्याओं को हम लिख लेते हैं। तो देखिए 2 एक बार मिली, आपका ये 2 हो गया। फिर देखिए 4 एक बार मिली, आपका ये 4 हो गया। फिर इसके बाद 6 एक बार मिली, 6 हो गया। फिर 8 एक बार मिला, 8 हो गया। फिर 9 एक बार मिला, 9 हो गया। फिर देखिए 12 एक बार मिला तो 12 हो गया। फिर देखिए आके जाके फिर 22 मिला, 12 के बाद 22 मिला है तो 22 हो गया। फिर देखिए 23 मिल रहा है तो 23 हो गया। फिर देखिए क्या मिल रहा है, 24 एक मिल रहा है, 25 एक मिल रहा है तो 23 के बाद 24 हो गया, 25 हो गया। फिर देखिए 29 मिल रहा है तो आपका 29 हो गया। फिर देखिए 29 के बाद 32 मिल रहा है तो 29 के बाद यहाँ हम 32 लिख देंगे, आपका 32 हो गया। फिर देखिए 37 मिल रहा है तो आपका 37 हो गया। फिर देखिए 42 मिल रहा है तो आपका 42 हो गया। फिर देखिए 44 मिल रहा है तो आपका ये क्या हो गया, 44 मिल गया। अब इस प्रकार से ये देखिए आपने आप बड़ी आसानी से ये आरोही क्रम में लिख लिए, यानी 2 से लेके 44 तक के ये सारे जो आंकड़े दिए गए थे ये आरोही क्रम में हो गए। देखिए सवाल नंबर 3 कहते हैं कि किसी कक्षा के 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। वह बालिकाएं पर परीक्षा दी हैं, उसमें जो प्राप्त हुए हैं, अंक प्राप्त हुए हैं वो इस प्रकार से हैं। आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखना है। अभी तक आपने आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपने सीखा, इसमें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में आपको जाना है, मतलब सबसे बड़ी संख्या आपकी पहले होगी। तो इसमें 2 चीजें आपको ज्ञात करनी है। पहले से देखिए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप पाते हैं कि देखने पर सबसे बड़ी संख्या आपको मिलती है 75। फिर देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप पाते हैं कि देखने पर सबसे छोटी संख्या आपको मिलती है 33। अब डायरेक्ट आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाकर आरोही क्रम में लिख सकते हैं, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में लिखने पर देखिए सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले होगी, तो हम पाए हैं कि सबसे बड़ी संख्या 75 है। अब आप सारणी में देखिए कि 75 से छोटी संख्या कौन है, तो आप पाते हैं कि 75 से छोटी संख्या 74 है। फिर 74 से छोटी संख्या आप देखिए क्या है, तो आप पाते हैं कि 73 है। फिर 73 से छोटी संख्या आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि 67 है। 67 से छोटी संख्या आप देखिए तो आप पाते हैं कि 62 है। 62 से छोटी संख्या 61 है। 61 से छोटी संख्या आप देखते हैं तो कितना है, 57 है। 57 से छोटी संख्या आपके 55 है। 55 से छोटी संख्या आप देखते हैं तो 42 है। 42 से छोटी संख्या और लास्ट में सबसे संख्या जितनी है ये 33 है। तो इस प्रकार से भी आप अवरोही और आरोही दोनों क्रम में लिख सकते हैं। तो ये आपका उत्तर हो गया। देखिए ये सवाल नंबर 4 कहते हैं कि एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखकर ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किए। तो ये आंकड़ा दिया गया है, अव्यवस्थित आंकड़ा दिया गया है, अवर्गीकृत। इसे अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में लिखकर ये बताना है कि 10 दिनों से कम काम करने वाले कितने व्यक्ति हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसमें अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो हम पाते हैं कि सबसे बड़ी संख्या आपकी 25 है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या देखते हैं तो सबसे छोटी संख्या पाते हैं कितना है, 3 है। अब 3 से लेके 25 तक हम संख्या लिख देते हैं। आप दिमाग लगा के वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि आंकड़ा बड़ा हो गया इसलिए हो सकता है थोड़ा सा गलती हो जाए, इसलिए ये वाला प्रक्रिया जरूर अपना लीजिए। अगर बड़ी आंकड़ा हो जाए तो इसमें गलती होने की गुंजाइश कम हो जाती है, और इसलिए इस आंकड़े को, इस प्रक्रिया को आप अपना लीजिए। 3 से 25 तक से हमने गिनती लिख ली। उसके बाद देखिए 11 को काटा, 11 लिखा, 11 के सामने 1 लिखा। 8 को काटा, 8 के सामने 1 लिखा। 12 को काटा, 12 के सामने 1 लिखा। फिर 12 आ गया। अब 12 के सामने 12 12 2 है तो 12 के सामने 2 निशान हो गए, देखिए 2 हो गए। फिर देखिए 19 को काटा, 19 को काटा, 19 के सामने 1 लिखा। फिर देखिए 16 को काटा, 16 के सामने 1 लिखा। फिर देखिए 17 को काटा, 17 के सामने लिखा। 24 को काटा, 24 के सामने लिखा। इस प्रकार से देखिए सभी संख्याओं को हमने काट के उनके सामने लिखा। हम पाते हैं कि देखिए 3 एक बार आया है, और 7 दिन 1 बार आया है, 8 3 बार आया है, और 9 2 बार आया है, 11 2 बार आया है, 12 3 बार आया है,
15 एक बार आया है, 16 दो बार आया है, और 17 एक बार आया है, 19 एक बार आया है, 21 एक बार आया है, और 24 एक बार आया है, 25 एक बार है। इस आंकड़े में ये संख्याएं इतनी बार आई हैं, आप पता चल जाए। अब अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ी संख्या 25 एक बार आया है, हमने एक बार 25 लिख दिया। फिर उसके बाद 24 एक बार आया है, एक बार 24 लिख दिया। फिर 21 एक बार आया है, एक बार 21 लिख दिया। फिर 19 एक बार आया है, एक बार 19 लिख दिया। फिर 17 एक बार आया है, एक बार 17 लिख दिया। फिर देखिए 16 दो बार आया है तो 16 को हमने दो बार लिखा। फिर देखिए 15 एक बार आया है तो 15 को एक बार लिख दिया। फिर देखिए 12 तीन बार आया है तो 12 को हमने तीन बार लिख दिया। फिर देखिए 11 दो बार आया है तो 11 को दो बार लिख दिया। फिर देखिए 9 दो बार आया है तो 9 को भी हमने दो बार लिख दिया। फिर देखिए 8 तीन बार आया है तो 8 को हमने तीन बार लिख दिया। फिर देखिए 7 एक बार आया है तो 7 को एक बार लिख दिया, और 3 एक बार आया है तो 3 को एक बार लिख दिया। अब देखिए ये अवरोही क्रम में आपकी व्यवस्थित सारणी हो गई। अब आप अगले प्रश्न पे चलिए। अगले प्रश्न में ये कहते हैं कि ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किए। तो देखिए अगर आप इसमें पीछे से सारणी देखें तो इन्होंने 3 दिन काम किया, इन्होंने 7 दिन काम किया, इन्होंने 3 लोगों ने 8 दिन काम किया, और 2 लोगों ने 9 दिन काम किया। तो कुल मिला के अगर इनको गिन लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 व्यक्ति हैं जो 10 दिन से कम काम किए हैं। तो ये आपका उत्तर हो गया, और इसी के साथ आपका अभ्यास 4 ये समाप्त हो गया। अब हम 4B में आपके साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।